Hello everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub and today we will be continuing with our sixth lecture on science and tech. आगे के टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे जैसे पहला टॉपिक आता है लीसा। रिसेंटली लीसा वाज इन न्यूज़। तो आप देखिए लीसा एक स्पेस प्रोजेक्ट है, ठीक है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है तो पहले तो एक्रोनिम है, क्योंकि एक तो इसके बारे में देख लीजिए क्या है कि लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ठीक है। तो लेज़र है, इंटरफेरोमीटर है, ये सब बेसिक प्रिंसिपल है। स्पेस एंटीना मतलब स्पेस में लगा हुआ एक एंटीना है जिसमें ट्रांसपारेंट वगैरह है, कुछ चीज़ को कैप्चर करेगा, प्रोसेस करेगा, मॉड्यूलेट करेगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन पास करेगा। तो बेसिकली स्पेस बेस्ड है, पहली चीज़ ये रखनी, ग्राउंड बेस्ड नहीं है ये। तो ऑब्वियसली बात, अगर कोई प्रोजेक्ट है या तो किसी कंट्री का एक इंडिविजुअल इनिशिएटिव रहा होगा या फिर ये हो सकता है कि 2 या 3 स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो। तो लीसा क्या है, बेसिकली ज्वाइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन यूएस का जो नासा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, यूरोप की स्पेस एजेंसी जैसे इंडिया में आपकी इसरो है, इनका एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ये स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है, ठीक है, विच इज सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 0.03 मेगाहर्ट्ज एंड द 0.1 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे स्पेस एजेंसी तो आप समझ ही गए होंगे। आपको दिक्कत यहाँ आ रही है कि ग्रेविटेशनल वेव पे, ग्रेविटेशनल वेव क्या होती हैं, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ग्रेविटी पे जाना पड़ेगा कि ग्रेविटी क्या होती है। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, और आप उनका नाम जानते हैं किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ग्रेविटी से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब आप देखिए वहाँ पे ग्रेविटी बेसिकली क्या होती है। लेट्स से देयर आर 2 बॉडीज, एक है m1 और एक है m2। एक इसमें बड़ी बॉडी होगी, एक छोटी बॉडी होगी, ठीक है। तो अगर 2 बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस है जैसे कि r है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट कर रही होंगी, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उसके लिए एक इक्वेशन बनाई गई, फोर्स G इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। आपको ज़्यादा डिटेल में फिजिक्स नहीं पढ़नी, बस किसी रीजन से बता रहा हूँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके द्वारा 2 बॉडीज एक दूसरे को अटैक कर रही हैं, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर ये चीज बढ़ेगी, जैसे फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, तो ये इसके सामने है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे m1 और m2 बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ती चली जाएगी, और डिवाइडेड बाई r स्क्वायर है, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ग्रेविटी कितनी इफेक्ट हो जाएगी, 1/2 स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगी, है ना। तो रेडियस जो मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका जो r से डिनोट हो रहा है, ये उसको इफेक्ट करता है। तो ये जो इक्वेशन थी अभी तक ग्रेविटी को इम्पैक्ट करती थी, मतलब हम लोग ये मान के चलते थे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इस इक्वेशन के द्वारा चलती है। फिर आप थोड़ा सा आगे चलिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन किस लिए फेमस है आपको पता है, उन्होंने 2-3 बड़े काम किए थे। जैसे एक है E इक्वल टू mc स्क्वायर की इक्वेशन दी थी उन्होंने, ठीक है, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब एनर्जी एंड जैसे E है, M है और C है। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, M आपका मास है और C है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहे थे कि जो एनर्जी और मास है ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यानी मास से अगर आप उसमें कुछ प्रोसेसाइज कर दीजिए तो एनर्जी क्रिएट होती है, और एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी बेसिस पे प्रोजेक्ट मैनहट्टन हुआ था, जिसके चलते हुए आपको पता है एटम बम बनाए गए थे, ठीक है। एटम बम बनाने में अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई हाथ नहीं था, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके बताए हुए प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रोजेक्ट मैनहट्टन हुआ था, जिसके बेसिस पे एटॉमिक न्यूक्लियर साइंस वगैरह आगे डेवलप हुई है, इसीलिए इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो गेव अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और यहाँ इन्होंने बहुत सारी स्पेस साइंस की बातें की, ठीक है। इन्होंने कुछ पुरानी इक्वेशंस हुआ करती थी, जैसे लॉरेंस इक्वेशन थी, एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, उस पर काम किया, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि स्पेस में कुछ वैक्यूम जैसा नहीं है, वहाँ पे कुछ ईथर जैसा है। उन्होंने एक नाम दिया स्पेस टाइम फैब्रिक का, ठीक है। उसको आप अगर नेटवर्क पे सर्च करेंगे तो ऐसे करके एक फैब्रिक सी बनी होती है, एक जाला सा बना होता है ऐसे करके, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे आप इमेजिन करिए एक बड़ी सी बेडशीट है आपने फैलाई हुई है, तो ये स्पेस टाइम फैब्रिक स्पेस में फैला हुआ एक ऐसे ही फैब्रिक है, मतलब ऐसे ही एक बेडशीट टाइप की है। और इमेजिन कर लिए इस बड़ी सी बेडशीट पे बड़ी सी फुटबॉल को बीच में डाल दें, ठीक है, तो यानी कि कोई सन या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है जो बीचों बीच में एग्जिस्ट करता है, तो इसके प्रेशर, इसके दबाव या इसके वजन की वजह से ये जो शीट है ये नीचे की ओर प्रेस हो जाएगी। जैसे कहा नहीं, एक बड़ी सी बेडशीट को लीजिए, उसमें एक हैवनली बॉडी को, एक बड़ी सी बॉडी को डाल दीजिए, तो वो एक गड्ढा सा बना देगी बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अब ये गड्ढा बन गया। अब आप मान के चलिए कोई छोटी सी बॉडी या ऑब्जेक्ट को एक कोने पर रखते हैं, जैसे आप बेडशीट लीजिए, उसमें बड़ी बॉडी डाल ली, वहाँ गड्ढा सा बन गया, मतलब गड्ढा मतलब छेद नहीं हो गया, वो चीज़ दब गई। अब ये चीज़ अगर आप छोटी सी डालेंगे तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सेंटर की ओर अट्रैक्ट होगी, आप समझ रहे हैं, वो चीज़ अंदर की ओर घुसेगी, क्योंकि यहाँ पर एक टनल टाइप का बन चुका है, और ये चीज़ हो सकता है ऐसे स्पाइरल करते हुए अंदर घुसे। तो उन्होंने कहा स्पेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब कोई हेवनली ऑब्जेक्ट होता है, हेवनली बॉडी होती है, तो ये स्पेस फैब्रिक को नीचे की ओर धसाती है डिपेंडिंग ऑन इट्स वेव, ठीक है।
और इसी के चलते हुए क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होती है इसके किनारे चक्कर काटना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली इसमें चले जाते हैं। मतलब जितनी भारी ये बॉडी होगी उतना ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी स्पेस टाइम फैब्रिक पे, उतना ही अंदर तक ये टनलिंग इफेक्ट होगा और उतनी ज़्यादा इस चीज़ की ग्रेविटी होगी, यानी उतनी तेजी से जो छोटी बॉडी है उसकी ओर अट्रैक्ट होगी, घिसेगी। इस कॉन्सेप्ट को ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है। उसके बाद ग्रेविटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, ठीक है। अब उन्होंने माना कि ग्रेविटेशनल वेव इमर्ज कहाँ से करती हैं, ऑब्वियस सी बात है जब कोई ब्लैक होल क्रिएट होता है, दो ब्लैक होल आपस में मर्ज करते हैं या दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आसपास से निकल रहे हैं, तब ये इस टाइप की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसी से यूनिवर्सल ग्रेविटी को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तब उनके पास इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जितना भी वो बेचारे बता पाए बेसिक प्रिंसिपल देके चले गए। अब हमारा काम क्या था कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करना, इनको रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अच्छा ग्रेविटेशनल वेव स्पेस में क्या होता है कि आपको पता है डिस्टेंस को हम किलोमीटर मीटर में मेजर नहीं करते हैं, हम कैसे मेजर करते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन लाइट ईयर्स कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूरी पे है। तो स्पेस में चीज़ें 2-3 किलोमीटर की दूरी पे नहीं होती हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी पे होती हैं, जिनको आप लाइट ईयर से कई सारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं उनसे आप डिटरमाइन करते हो। तो अब मान के चलिए स्पेस के किसी कोने में किसी समय पे कोई ब्लैक होल क्रिएट हुआ था, या दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड हुए थे या उनका मर्जर हुआ था, उसकी वजह से इस टाइप की कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हुई थी, यही जो रिपल्स थे ये क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से ग्रेविटी जनरेट हुई। तो अगर हमें मतलब आज से इमेजिन कर लीजिए 1.3 बिलियन ईयर्स पहले कोई कहीं पे मर्जर हुआ होगा, तो वो उसके जो ग्रेविटेशनल वेव है वो अर्थ तक आज तक आ रही होंगी, क्योंकि टाइम भी तो लगता है ना, अब इतनी दूरी है। तो हम आज की डेट में हम जो ऑब्जर्वेटरीज लगाते हैं, जैसे हमने मान लीजिए लीजा ही को लगाया हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये किसी लिए बनी है, स्पेस में ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर ही तो है। तो ये जिन स्पेस वेव्स को डिटेक्ट कर रही है ये आज से कई बिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर्स पहले हो चुके होंगे, बस हम तक पहुंच उसके वेव सब रहे हैं। टाइम भी तो लगता है ना, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये लीजा बेसिकली इसी से डील करती है। तो आपको बेसिक ग्रेविटेशनल वेव्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लीजा है क्या, बेसिकली इसी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए लगाई गई है। प्रोजेक्ट ये किसका किसका है, बाकी सब इसी के बारे में है, ठीक है। कि लीजा डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव इंड्यूस्ड स्ट्रेन इन द स्पेस टाइम बाय मेजरिंग द चेंजेस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द फ्लूइडल मासेस इन द 3 स्पेसक्राफ्ट 5 इतने मिलियन अपार्ट। यही सब डिटेलिंग है, आप कुछ ऐसा नहीं है। फिर क्या है कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशंस अगर हम कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है, ठीक है, उसके बारे में। तो फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ मैजिक ब्लैक होल्स, पहली बात तो हमें पता चलता है कि ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनकी कोएवोल्यूशन कैसे होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है, स्टेलर पॉपुलेशन क्या होते हैं, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या होता है, गैलेक्सीज वगैरह होती हैं, इनका सेंटर क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्टार क्या होते हैं, हमारी गैलेक्सी का स्ट्रक्चर क्या है, जनरल रिलेटिविटी, सर्च फॉर न्यू फिजिक्स, इन्हीं सबसे डील करता है बेसिकली। तो एप्लीकेशन बेस्ड है इसके। अब क्योंकि हमने वर्ड एक स्टेलर फॉर्मेशन यूज किया था यहाँ पे, है ना, कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेस दैट ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इज टू स्टडी अबाउट द स्टेलर फॉर्मेशन। स्टेलर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ दो मतलब है, फॉर्मेशन मतलब किसी चीज का फॉर्म होना, बनना, स्टेलर मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स, ठीक है। अब आपको पता है यूनिवर्स में हमेशा से तो ऐसा सिस्टम नहीं बना था कि सूरज उसके किनारे प्लेनेट चक्कर काट रहे हैं, उनके किनारे नेचुरल सैटेलाइट चक्कर काट रही हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। स्पेस एक अलग वे में काम करता है। स्पेस में होता क्या है कि इनिशियली भाई जैसे अगर आप ऋग्वेद को पढ़ें तो ऋग्वेद में यही लिखा हुआ है कि आरंभ में कुछ नहीं था, आसमान भी नहीं था, पाताल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वैक्यूम था, निर्वात था। फिर कुछ ऐसा हुआ सडनली कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ, उसमें से बहुत सारा मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा, बहुत सारा डस्ट धूल वगैरह इकट्ठा हुआ होगा, कोयल्स हुआ होगा, एक डेंस ऑब्जेक्ट बन गया होगा, फिर वो इतना डेंस हो गया होगा कि उसने ब्लैक होल टाइप की चीज़ बन गई होगी, फिर वो फट गया होगा, उसकी वजह से बहुत सारी छोटी बॉडीज निकली। तो ये सब पूरी कहानी है स्टेलर फॉर्मेशन की, कि ये चांद सितारे और ये सब चीज़ें बननी कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं जो कभी कभी प्री में पूछ लिए जाते हैं, बस आपको वो कहानी नहीं जाननी, वो सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आपको साइंस एंड टेक में सिर्फ कुछ वर्ड्स, जैसे 2000 अभी 22 या 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीपेड स्टार पे, नेबुला पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। 3 इस साइड में दिए थे, 3 इस साइड में, आपको मैच करना था क्या क्या है, तो पता होना चाहिए। अब नेबुला क्या होता है, दे आर द इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ द गैसेज एंड द डस्ट, ठीक है। ये गैस, धूल, मिट्टी वगैरह का एक इंटरस्टेलर क्लाउड टाइप की चीजें बनी होती हैं, ठीक है, कोई सॉलिड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं होती है। मेनी न्यूबुलास आर फॉर्म फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द डाइंग स्टार्स, जब कोई स्टार मर रहा होता है, आपस में टकरा रहा होता है, बहुत चीजें होती, बहुत ऐसी प्रोसेस चला करते हैं यूनिवर्स में, उसकी वजह से जो डस्ट और गैस का जो एक बादल टाइप का बनता है उसी को आप नेबुला कहते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो द रीजन्स वेयर न्यू स्टार्स आर फॉर्म, और यही गैस डस्ट आपस में जब मिल जाते हैं, कंडेंस कर जाते हैं, कोयल्स करने लगते हैं, तो यही स्टार को जन्म देते हैं। तो नेबुला बेसिकली क्या है, इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। एक वर्ड आता है सीफिड स्टार,
ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल स्टार। ये एक तरह का वेरिएबल स्टार है। वेरिएबल स्टार में वेरिएबल एक वर्ड यूज़ किया है, मतलब जो वेरी करता रहे। वेरिएबल स्टार से मतलब क्या आएगा, जो कभी ब्राइट हो जाएगा और कभी डिम हो जाएगा, यानी इट ब्राइटन्स एंड डिम्स पीरियोडिकली। तो ये सीफिड स्टार है। यही यूपीएससी ने प्री में अपने वर्ड यूज़ किया था। यहाँ किया था नेबुला के सामने ये यूज़ कर दिया था, सीफिड के सामने ये यूज़ कर दिया था, तो दोनों ही ऑप्शन गलत थे। ठीक है, वेरिएबल स्टार्स आर एसेंशियली स्टार्स दैट एक्सपीरियंस द फ्लक्चुएशंस इन देयर ब्राइटनेस। ठीक है, इनके जो ब्राइटनेस होता है ये परमानेंट, जैसे सूरज का परमानेंट रहता है, चमक रहा है तो चमकता ही रहेगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। लेकिन ये जो सीफिड स्टार होते हैं कभी डिम हो जाएंगे, कभी तेज हो जाएंगे, जैसे वन फेस में लाइट आ रही, टू फेस में होगी, दैट काइंड ऑफ द थिंग इज हैपनिंग। ठीक है, फिर क्या होता है, पल्सर एक वर्ड आता है। तो पल्सर क्या है, इट इज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स रेगुलर पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट द रेट्स ऑफ अप टू 1000 पल्सेस पर सेकंड। पल्सर एज अ नाम से ये पल्स या रेडियो एक्टिव, ये आपके रेडियो वेव्स को जनरेट करता है। दे आर सुपर डेंस, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार्स विच आर लेफ्ट आफ्टर अ मैसिव स्टार एक्सप्लोजन। जब कोई स्टार फट जाता है तो उसके बाद में जो न्यूट्रॉन स्टार टाइप की चीज़ बची होती है, रैपिडली स्पिनिंग, ये उसी की वजह से बनते हैं। फिर एक दूसरा वर्ड आता है क्वाज़ार। It is an extremely luminous active galactic nucleus, sometimes also known as the quasi-stellar object, QSO भी इसको बोलते हैं। तो ये आपका क्वाज़र होता है। तो पल्सर जो होता है वो एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है, while क्वाज़र इज अ सुपरमासिव ब्लैक होल। यानी अगर एग्जाम में वन लाइनर इस टाइप का दिया हुआ है, क्वाज़र के सामने आपको ये मिलना चाहिए, ये एक सुपरमासिव ब्लैक होल है, जबकि जो पल्सर होता है वो एक न्यूट्रॉन स्टार है। बस आपको इतने फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक वर्ड काफ़ी न्यूज़ में रहा है, आर्टेमिस एकॉर्ड। तो ये आर्टेमिस एकॉर्ड किससे डील करता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टेमिस, ठीक है, आर्टेमिस जो है आपका, ये यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका मून प्रोजेक्ट का नाम है। इसके अंतर्गत जो है 2-3 स्टेजेस प्लान हुई, आर्टेमिस 1, 2 एंड 3 एंड ऑल। तो बेसिकली ये एक लूनर स्पेस मिशन है आर्टेमिस। लेकिन आर्टेमिस एकॉर्ड और आर्टेमिस क्या एक ही चीज़ है? नहीं। एकॉर्ड का मतलब होता है एक तरह का एग्रीमेंट जो कुछ कंट्रीज या कुछ एजेंसीज के बीच में साइन होता है। तो इसको समझिए क्या होता है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दे विल कोलैबोरेट टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन्ड एट द जॉनसन स्पेस सेंटर इन हॉस्टन टेक्सास टू द ISS। अब आपको पता है एक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन सबका कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि स्पेस स्टेशन बनाया जाए, जहाँ पर जितने भी एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं वो चाय पानी करते हैं, अपना रहना वकना, कोई स्पेस में कोई ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है उसमें कोई खराबी आ गई उसको ठीक करना वगैरह सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का एक विश्राम स्थल टाइप का बना हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्योंकि रशिया का यूक्रेन के साथ में वॉर चल रहा था, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि रशिया है सेट कि वो विड्रॉ कर लेगा अपना, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और साथ ही साथ में जो ISS का लाइफ स्पैन है वो 2030 में हम बता रहे हैं उसको डिकमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, एनीवे, तो बात यह है कि जो नासा है वो इसरो के साथ कोलैबोरेट करके कुछ इंडियंस को मतलब वहाँ ट्रेन करेगा, टेक्सास में जो उनका स्पेस सेंटर है, और वहाँ भेजेगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी एक डिसीजन लिया है, वो अपनी US विजिट गए थे और कहा था कि हम लोग, इंडिया जो है आर्टेमिस एकॉर्ड को साइन करेगा। इसका मतलब अभी तक हम लोग इसके मेंबर नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग पहले से मेंबर रहे होंगे। तो उसके जो थे कुछ फाउंडिंग मेंबर थे, 7 अदर फाउंडिंग मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग एंड द UAE एंड यूनाइटेड किंगडम इन 2020 उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो आप इसमें देखेंगे इसमें चाइना आपको नहीं मिल रहा है, इसमें आपको रशिया नहीं मिल रहा है, और कोई कंट्री न्यूज़ में है वो भी नहीं मिल रही है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब बेसिकली पैसिव कंट्रीज हैं, लेकिन जापान है यहाँ पे। ठीक है, और अब इंडिया भी इसका मेंबर हो गया है आर्टेमिस एकॉर्ड, मतलब हम साइन करेंगे, भी किया नहीं है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और ये जो आपका आर्टेमिस एकॉर्ड है, इट बिल्ड्स द फाउंडेशन ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। एक आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, जो ये रेगुलेट करती है कि आउटर स्पेस में आपका बिहेवियर कैसा होगा। मतलब आप ऊपर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं पान मसाला गुटखा खा के थूकने लगेंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, वो मतलब नहीं है। मतलब स्पेस में आप प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसा तो विध्वंसकारी वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं भेज रहे हैं जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए, उस टाइप की चीज़ें हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी इज अ मल्टीलैटरल पैक्ट अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन। तो पहली चीज़ है ये यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है आउटर स्पेस ट्रीटी। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल स्पेस लॉ। भाई जैसे आप टेरिटरी पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तो यहाँ पे कई सारे लॉज और रेगुलेशन बनाए जाते हैं आपके बिहेवियर को गवर्न करने के लिए। इन अ सिमिलर पैशन, इन अ सिमिलर वे, जब आप स्पेस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर भी आपके बिहेवियर को, आपके कंडक्ट को, जो गवर्नमेंट या स्पेस एजेंसी जिसकी पार्टी हैं उनकी
एक्टिविटीज़ को रेगुलेट या गवर्न करने के लिए भी कुछ ट्रीटी जरूरी है, तो वो आउटर स्पेस ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, द ट्रीटी एम्फेसाइजेस द स्पेस एज अ शेयर्ड रिसोर्स फॉर ह्यूमैनिटी, इट प्रोहिबिट्स द नेशनल एप्रोप्रिएशन एंड इनकरेजेस द पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। ये इसीलिए ट्रीटी बनाई गई थी कि यहाँ पे मानवता वगैरह की बातें हों और एक शेयर्ड स्पेस रहे, मतलब कोई भी कंट्री जाके वहाँ पे काम करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट हम परस्यू नहीं करेंगे, मतलब यूएस गया है तो सिर्फ यूएस इंटरेस्ट में काम कर रहा है, यूरोप गया तो यूरोपियन इंटरेस्ट में काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट इट। क्योंकि एटमिस अकॉर्ड नाम आया था तो एटमिस आ गया था, तो एटमिस मिशन के बारे में जान लीजिए। एटमिस जो है नासा का एक लूनर स्पेस प्रोग्राम है, जो कि आपको पता ही है, यहाँ पे देखिए 2 स्टेजेस को कवर किया है। ठीक है, ये 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, एक है एटमिस 1 और 2। एटमिस 1 क्या है? अनमैन्ड मिशन टू मून। तो क्या मून का जो ये मिशन है ये मैन्ड है कि अनमैन्ड है? तो एटमिस 1 जो है वो आपका अनमैन्ड मिशन है। ठीक है, it began with the launch of the spacecraft named Orion on the space launch vehicle by EA on 2022 नवंबर 16 को एटमिस 1 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन ये एक अनमैन्ड मिशन टू मून है। ठीक है, और इसका नाम क्या था आपका, इस जो स्पेसक्राफ्ट गया था ओरियन, बस आपको ये पता रखना है। और एटमिस 2 जो है वो है क्रूड लूनर फ्लाई बाय मिशन। ये क्रूड होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें लोग भी जाएंगे। ये 2024 में शेड्यूल है। इट विल मार्क द फर्स्ट क्रूड मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम। 4 astronauts will be sent abroad as to perform various maneuvers for expanding the orbit around Earth and everything like that. फिर आपका तीसरा आता है एटमिस 3, ये है ह्यूमन रिटर्न टू द मून। ठीक है, ये तो क्रूड लूनर फ्लाई बाय मिशन है जिसमें आपके 4 एस्ट्रोनॉट दिखाए जाएंगे। और एटमिस 3 जो है ये ह्यूमन रिटर्न वर्ड यूज क्यों हुआ है? क्योंकि नासा आपको पता ही है वो पहले भी भेज चुका है, नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन वगैरह जा चुके हैं पहले भी, तो उसके बाद मून मिशन कुछ हुआ नहीं था, मैंड वाला तो नहीं हुआ था। तो एटमिस 3 जो है वो ह्यूमन को भेजने की बात करता है। ये 2025 में प्लान्ड है। इट विल मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन एज एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू द मून। रिटर्न टू द मून ये नहीं है कि रिटर्न टू द अर्थ, रिटर्न टू द मून मतलब वो जो नील आर्मस्ट्रांग वगैरह गए थे उसके बाद अब होगा कि दोबारा मतलब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ मून लूनर सरफेस पे भेजे जाएंगे। ठीक है, This mission will go beyond the lunar fly of Artemis 2, allowing the astronauts to land on the lunar surface and study the moon more extensively. अब बार बार न्यूज़ में देख रहे होंगे जैसे इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 उतारा, अभी जापान ने उतारा है, तो ये सब अनमैन्ड हैं। हम वहाँ पे रोवर भेज रहे हैं, वहाँ पे लैंडर भेज रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं भेज रहे हैं। आदमी क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि आदमी भेजना रिस्की है। भेज तो दीजिए, वापस भी तो लाना है उनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पे प्रज्ञान या विक्रम भेज दिया, ठीक है, अब वो वहाँ क्रैश हो गया, मान लीजिए खत्म हो गया, चलिए ठीक है, कोई ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर वही मैन्ड मिशन होता तो हमारा एक आदमी मर जाता, और जानबूझ के कोई कुएं में नहीं कूदना चाहता है। तो अनलेस और अनटिल यू डेवलप दैट टेक्नोलॉजी कि आप ह्यूमन को भेजने के बाद रिट्रीव भी कर सकें, वापस भी ला सकें, तो वहाँ भेजने का मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे एटमिस 1 जो है वो अनमैन्ड है, एटमिस 2 जो है वो क्रूड लूनर फ्लाई बाय मिशन है। मतलब वो क्रूड होगा, 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, लेकिन वो मून के चक्कर लगा के लौट आएंगे, नीचे नहीं उतरेंगे। लेकिन जब 3 है तो यहाँ पर स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉट्स को मून के लूनर मतलब मून यानी कि लूनर सरफेस पे उतारा जाएगा, और ये तब होगा जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गया था, उसके बाद से तब से कोई नहीं गया है। दैट विल बी हैपनिंग। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लूनर गेटवे स्टेशन इज प्लान्ड फॉर 2029। इट विल सर्व एज अ डॉकिंग पॉइंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स एंड फैसिलिटेट साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सारी चीजें एटमिस के बारे में, मतलब 3 स्टेज का है, ये सब देख लीजिएगा, कौन सा मैन्ड है, कौन सा अनमैन्ड है, कौन सा फ्लाई बाई है। उसके बाद आता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुका हूँ बहुत डिटेल में, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट है बस इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। बस मोटा मोटा जान जाइए कि इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने बस एक अनाउंसमेंट की है कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसको 2035 तक इसरो डेवलप करने की कोशिश करे, क्योंकि 2030 में क्या हो रहा है, ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो डिकमीशन हो रहा है। The new directive comes week after the India made history by successfully landing a spacecraft on the moon. स्पेसक्राफ्ट मतलब हमने चंद्रयान 3 को छोड़ा, उसके जस्ट बाद है ना, वही सब चीजें हुई हैं। उसके बाद एक न्यूज आती है आपकी इनसेट 3DS। ठीक है, इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द इसरो एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कोलैबोरेटिव एफर्ट है इसरो का किसी और कंट्री के साथ नहीं, अपनी कंट्री की एक दूसरी एजेंसी है इंडिया मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और किससे डील करती है, मेट्रोलॉजी से, मतलब मौसम संबंधी चीज़ों से बेसिकली डील करती है। इट इज़ द मौसम संबंधी चीज़ों से मतलब क्लाइमेट एंड वेदर से डील करती है। इसका मतलब ये स्पेस में जाके इनसेट सैटेलाइट है, क्योंकि ये सैटेलाइट ही तो है, तो ये वेदर बेस या क्लाइमेट बेस मॉनिटरिंग करेगी, ऑब्वियस सी बात है। It is a part of a series of climate observatory satellites aimed at enhancing the climate services, है ना, comprising the 3 dedicated Earth observation satellites including INSET 3D and 3D are already in their orbit, इसलिए हम 3DS भेजेंगे। और ये लॉन्च कैसे की जाएगी, GSLV से की जाएगी। आपको पता ही है लॉन्च व्हीकल जो होते हैं वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV हो सकते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV हो सकते हैं, या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल होते हैं GSLV। ठीक है, तो ये GSLV यूज़ करके की जाएगी ज़्यादातर। जैसे जो चंद्रयान 3 गया था वो कौन सा था,
मंगलयान गया था, मंगलयान हमने पीएसएलवी से लॉन्च किया था। जो चंद्रयान 3 गया है, जो 1 और 2 गए थे वो भी पीएसएलवी से गए थे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, पीएसएलवी की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम होती है, जीएसएलवी की ज़्यादा होती है, ज़्यादा भारी लोड कैरी कर सकता है। दूसरा क्या है, जीएसएलवी की रेंज ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूरी तक जा सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हायर है और इसमें एक्सेल करना भी मुश्किल है। अभी तक कोई सक्सेसफुल ऑपरेशन हो नहीं पाया, लेकिन हाँ जीएसएलवी 3 करके हमने कुछ यूज़ किया था चंद्रयान 3 में। ठीक है, एग्जैक्टली जीएसएलवी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मिलती जुलती थी, लेकिन जो वर्ड है एग्जैक्टली वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी से निकलती हुई टेक्नोलॉजी है, बट हमने पीएसएलवी नहीं यूज़ किया है। 1 और 2 में पीएसएलवी यूज़ हुए थे, मंगलयान में पीएसएलवी यूज़ हुआ था, बट चंद्रयान 3 में वी हैवंट यूज पीएसएलवी। तो जीएसएलवी F-14 इज मोर एडवांस्ड रॉकेट यूटिलाइजिंग द रॉकेट प्रोपेलेंट, तो इसमें सॉरी लिक्विड प्रोपेलेंट, तो इसमें ऑब्वियसली बात है लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ किया है। और इसकी वो क्या है, हायर कैपेसिटी ऑफ कैरिंग है, यूज़ ऑफ क्रायोजेनिक लिक्विड है इन ऑल द 3 स्टेजेस एंड ऑल दैट। उसके बाद आता है थोड़ा सा स्पेस मिशन पर। ठीक है, ये आता है स्पेस मिशन। ये ब्रॉडर टॉपिक है, तो जितने भी ये अपकमिंग नासा या इसरो के स्पेस मिशन है उनको मैंने एक क्लब करने की कोशिश की है, कमिंग एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई स्पेस मिशन है उसका नाम पता होना चाहिए, किस कंट्री का है और किस बारे में है। ठीक है, जैसे है एक आपका यूरोपा क्लिपर। ठीक है, तो यूरोपा नाम देख के ये मत सोचिए कि तुरंत वो यूरोप का हो जाएगा, यूरोपा यहाँ ना किसी दूसरे रीजन से, नासा का प्रोजेक्ट है, मतलब यूएस का यूज वो है। इट विल लॉन्च द यूरोपा क्लिपर विच विल एक्सप्लोर वन ऑफ जुपिटर्स लार्जेस्ट मून्स यूरोपा। जुपिटर का एक मून है यूरोपा, ये उसके लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यूरोपा देख के ये मत सोचिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको भेज रही है, इसे नहीं भेज रही, नासा भेज रही है। इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द अर्थ्स मून विद अ सरफेस मेड ऑफ आइस, और यही सब इसकी कहानी लिखी हुई है। साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट वेदर यूरोपोरास ओशंस कुड बी अ सुटेबल हैबिटेट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब वहाँ पे क्या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ सर्वाइव कर रही है, उसको स्टडी करने के लिए हम भेज रहे हैं। बस इतना याद रखना, यूरोपा जो है वो आपका जुपिटर की एक सैटेलाइट है, उसको स्टडी करने के लिए यूरोपा क्लिपर है। ठीक है, ये सब प्लान और वो है। फिर एक आर्टेमिस 2 है, ये भी हमने देखा ही है, तो इसको दोबारा डिस्कस करने का मतलब नहीं है। आर्टेमिस जो है 3 पार्ट में तोड़ा गया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 1 आपका अनमैन्ड है, 2 वाला फ्लाई बाई है कि मतलब 4 मिनट भेजेंगे चक्कर काट के आएंगे, 3 वाला आपको पता ही मैंड मिशन है, तो इसमें वही चीज़ें हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर आता है आपका वाइपर, VIPER। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सर्च फॉर वाटर ऑन द मून, मतलब ऑब्वियस सी बात है एक लूनर मिशन है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। वाइपर आप पानी को साफ करने के लिए लगाते हैं ना, तो वहां से रिलेट कर लीजिए, पानी को ढूंढने के लिए। फुल फॉर्म है इसकी वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इट इज अ रोबोट, पहली चीज ये है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी लैंडर होता है या कोई भी रोवर होता है वो अपने आप में एक रोबोट ही होता है। ठीक है, रोबोट की डेफिनेशन क्या है टेक्निकली, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज बाय द यूजेज ऑफ मशीन्स। ठीक है, मतलब हमें ना जाके हमने किसी मशीन को भेज दिया, वो मूवमेंट करने में सक्षम है, थोड़ा बहुत सामान वामान उठा के रख सकती है, वही रोबोट हो जाता है। तो ये भी एक तरह का वाइपर जो है रोबोट है। और द नासा विल बी यूजिंग इट टू, पहली बात तो नासा का प्रोजेक्ट है, इतना तो समझ में आ गया आपको। इट विल बी यूज टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल इन द लेट 2024। अब मून के साउथ पोल पे अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री उतरने में सक्सेसफुल हुआ है, इंडिया। अभी चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल है, तो नासा भी अटेम्प्ट कर रहा है 2024 लेट में कि मून के साउथ पोल पे हम उतरे। ठीक है, तो वाइपर का वो यूज करेगा। द रोबोटिक मिशन इज डिजाइन टू सर्च फॉर वोलेटाइल्स विच आर मॉलिक्यूल्स दैट इजिली वेपोराइज लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट द लूनर टेम्परेचर्स। ठीक है, बाकी सब इसकी डिटेलिंग है तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक इट विल रिलाई ऑन द बैटरीज, हीट पाइप्स एंड द रेडिएटर्स थ्रू इट्स 100 मिशन, 100 डे का मिशन है। बस इतना याद रखना कौन सी स्पेस एजेंसी भेज रही है और ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आगे आते हैं, एक आपका ये है लूनर ट्रायबलाइजर एंड प्राइम 1 मिशन। ठीक है, नासा हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड इन अ क्लास ऑफ स्मॉल लो कॉस्ट प्लैनेटरी मिशंस कॉल्ड द सिंप्लेक्स। ये भी नासा के ही है, मैंने कहा नहीं नासा और इसरो का ही कंपाइलेशन है। सिंप्लेक्स विच स्टैंड फॉर स्मॉल इनोवेटिव मिशंस फॉर द प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, यानी प्लैनेट्स के एक्सप्लोरेशन के लिए हम कुछ स्मॉल इनोवेटिव मिशन करेंगे, जिनको क्लब करके सिंप्लेक्स बोला जा रहा है। दीज मिशन सेव कॉस्ट बाय टैगिंग अलोंग टू द अदर लॉन्च व्हाट इज कॉल्ड राइड शेयर। राइड शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे होता नहीं है कि आप कार पूलिंग कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव कुछ और था, साथ में एक हमने ऑब्जेक्ट लगा के भेज दिया, एक छोटा सा मिशन लगा के भेज दिया, सेकेंडरी पेलोड। तो उसी में एक आता है आपका जो सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स क्या है, स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। एक होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना कि हम मैंड मिशन भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं, कई सालों से कार्यक्रम चल रहा है। एक होता है छोटे छोटे मिशन होते हैं, इनोवेटिव मिशन होते हैं, तो किसी को और मिशन के अंतर्गत उसको भी साइड से ला के भेज दिया कि चलो तुम भी रिक्शा में पीछे टंग के चले जाओ, उस टाइप की चीज़ है ये। तो उसी सिंप्लेक्स में एक आता है लूनर ट्रेबलाइजर लाइक वाइपर। लूनर ट्रेबलाइजर विल लुक फॉर वाटर इनटू द मून, यानी जो लूनर ट्रेबलाइजर है ये भी आपका वाटर की ढूंढने के लिए मून पे ही जा रहा है। इट विल लैंड ऑन द मून सरफेस स्टडीइंग अ स्पेसिफिक एरिया नियर द साउथ पोल इन डिटेल। ठीक है, तो ये भी आपके साउथ पोल पे ही होगा। फिर क्या है प्राइम 1 मिशन, शेड्यूल्ड फॉर अ मिड 24 लॉन्च लूनर ट्रेबलाइजर राइड। जब ये लूनर ट्रेबलाइजर भेजा जाएगा इसी के साथ में प्राइम 1 मिशन भी लगा देंगे, तो चाहे वो प्राइम 1 मिशन हो चाहे वो आपका लूनर ट्रेबलाइजर हो, दे कम अंडर द अम्ब्रेला वर्ड ऑफ सिंप्लेक्स, जो कि नासा का एक इनिशिएटिव है फॉर स्मॉल एंड इनोवेटिव मिशंस फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। बस इतना ध्यान रखना आपको। एक है आपका जैक्शा MMX मिशन।
ठीक है। जैक्सा जो है आपकी जापान की स्पेस एजेंसी, जिसने अभी अपना एक, आपको पता ही है, वहाँ पे मून पे उतारा है। तो ये है मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन। तो पहली बात, ये चांद पे नहीं जा रहा है, ये मार्स पे जाने की बात कर रहा है, मार्शियन मून सरफेस को। सॉरी, नॉट एग्जैक्टली ऑन द मार्स, मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन। आपको पता है मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, एक है फोबोस और एक है आपका डीमोस। ये क्वेश्चन प्री में 1-2 बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि वीनस का क्या कोई सैटेलाइट है, चेक करिए। मरकरी का क्या कोई सैटेलाइट है, लेकिन हाँ, ये जो आपका मार्स है इसके 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। बाकियों के चेक कर लीजिएगा। अर्थ का तो आपको पता ही है मून है। तो ये जो मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस, ये इसको स्टडी करने के लिए जापान का आपका मून का एक्सप्लोरेशन मिशन है। फिर ये जापानीज एजेंसी, इसी के बारे में लिखा हुआ है। ये सितंबर 2024 में प्लान है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ द मार्स मून्स। मार्स मून की स्टडी पे जा रहा है, तो उनके ओरिजिन की स्टडी करने के लिए जा रहा है, ठीक है। बाकी सब वही सब है और कुछ में ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसका एक हीरा मिशन है, हेरा मिशन या हीरा मिशन, मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू रिटर्न टू द डिडमोस डिस्पोरस एस्ट्रॉइड सिस्टम दैट नासा डार्ट मिशन विजिटेड इन 2022। एक नासा का डार्ट मिशन था 2022 का, ठीक है। वो कुछ एस्ट्रॉइड के एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड था। तो वो भी ये डिडेस डिफरेंस जो भी एस्ट्रॉइड वगैरह है उसकी रिसर्च के लिए लोग हीरा मिशन को कंडक्ट कर रहे हैं, यूरोपियन एजेंसी वाले हैं। जो डार्ट मिशन था वो नासा का था। इट वोंट जस्ट विजिट द एस्ट्रॉइड्स, इट कोलाइडेड विद वन ऑफ देम टू रिसेट अच्छा, वैसे डार्ट मिशन था किस बारे में, ये अगर कोई एस्ट्रॉइड में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में कभी देख लेंगे। कोई एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट करने वाला है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम उसकी ट्रेजेक्ट्री को बदल सकें। तो इससे रिलेटेड था कि हम उस एस्ट्रॉइड को हिट करेंगे, उसकी ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगी, तो अर्थ पे कोलाइड नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता ही, जैसे ऐसा बोला जाता है कि डायनासोर्स वगैरह थे, उनका एक्सटिंक्शन इसीलिए हुआ था कि एक मेट्रोर वगैरह कुछ एस्ट्रॉइड था, अर्थ की सरफेस को हिट किया था, उसकी वजह से उनकी स्पीसीज गायब हो गई थी। तो फ्यूचर में ऐसा ना हो कि हम लोग भी ऐसे एक्सटिंक्ट हो जाएं। क्योंकि रोज आए दिन न्यूज़ आती है, नासा ने ऑब्जर्व किया कि एक एस्ट्रॉइड है, एक मेट्रोइड इतनी स्पीड से हम बैरियर ट्रैवल कर रहा है, हिट हो गया, कहीं खत्म हो जाएंगे, तो पहले से तैयार रही है। तो कुछ ऐसे मिशन हम बनाते रहते हैं, ठीक है, कि एस्ट्रॉइड वगैरह कुछ भी हिट करने आ रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री को बदल दें। तो ये बेसिकली जो हेरा मिशन है, ये सब वही एस्ट्रॉइड वगैरह को स्टडी करने के लिए, ठीक है। डार्ट हिट डिस्प्रेस विद सच अ फोर्स दैट इट एक्चुअली चेंज इट्स ऑर्बिट, द काइनेटिक इंपैक्ट टेक्निक स्मैशिंग समथिंग इनटू ऑब्जेक्ट, यही सब लिखा हुआ है इसमें। हीरा आपका लॉन्च कब होगा, अक्टूबर 2024 में होगा। फिर आप आगे आइए, ओसिरिस एपेक्स है, ठीक है। ये क्या है आपका, द स्पेसक्राफ्ट हैड डिलीवर्ड द एस्ट्रॉइड सैंपल फ्रॉम ये ओसिरिस रेक्स एंड एम्बार्क्ड ऑन द न्यू मिशन एंड नासा हैज रीनेम्ड इट। पहली बात तो नासा का मिशन है, इट इज अ मिशन टू स्टडी द फिजिकल चेंजेस टू एस्ट्रॉइड एक्सिडेंट दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द रेयर एनकाउंटर विद अर्थ ऑन अप्रैल 2029। अप्रैल 2029 में कोई एस्ट्रॉइड है एपोफिस, ये अर्थ के सरफेस से निकलने वाला है, तो उसके क्लोज एनकाउंटर की वजह से उस पर क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, उस एस्ट्रॉइड में, उसको स्टडी करने के लिए ओसिरिस ये पहले से प्लान करके बैठे हैं। क्योंकि देखिए एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा उल्का पिंड है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बाहर के सरफेस, मतलब बाहर के स्पेस से हमारी ओर आ रही है, तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी उसमें उसकी जो मेटालिक कंपोजिशन अलग होगी, वो अलग तरह की चीज़ों को कैरी कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम कहीं से उसका सैंपल पा जाएं, थोड़ा बहुत पा जाएं, ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि अर्थ के अलावा जो दूसरे प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, उनमें किस तरह की चीज़ें पाई जाती, टेक्सचर क्या है, और कोई एविडेंस है ऐसा जिस जगह से ये एस्ट्रॉइड आ रहे हैं वहाँ पे कोई प्लानिटरी बॉडी जहाँ पे ह्यूमंस आगे चल के सर्वाइव कर सकें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग एस्ट्रॉइड्स को थोड़ा बहुत स्टडी करते रहते हैं। फिर क्या है, इसरो के स्पेस मिशंस जो 2024 में प्लान है, जो हो गए हैं वो तो ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। आदित्य L1 जा चुका है, अब जो होना था हो गया, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। जो प्रपोज्ड है वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे PSLV C58 पे एक एक्सपोसैट मिशन जाएगा। ये इंडिया का पहला एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है, विच वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू इन्वेस्टिगेट द पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो एक्सरे सोर्सेज आते हैं उनको स्टडी करना इसका वो है। ब्लैक होल, एक्सरे बाइंडरीज, फोकसिंग ऑन द पल्सर्स, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इसको देखेगा ये। फिर क्या है, नासा इसरो का सिंथेटिक एपर्चर रडार है। ये भी जैसे एडमिस अकॉर्ड पे भी देखा था, नासा का उनके साथ में कोलैबोरेशन हो रहा है। एक निसार के बारे में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चाहिए निसार ही जो है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये भी आपका इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और नासा है उसका जॉइंट कोलैबोरेशन है। अ कोलैबोरेटिव मिशन बिटवीन द टू, इट इज अ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट डिजाइन फॉर रिमोट सेंसिंग। ये रिमोट सेंसिंग के लिए, मतलब रिमोटली प्लेस की जाएगी और ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट टाइप की है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू वेरियस अर्थ सिस्टम इंक्लूडिंग द इकोसिस्टम, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास एंड द नेचुरल हजार्ड्स। दूर से जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें तो यही सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे, है ना। नेचुरल हजार्ड्स, कैलेमिटीज़ कब होने वाली हैं, किसी भी जगह का वेजिटेटिव बायोमास वगैरह क्या है। जैसे पोलर रीजन्स वगैरह को आप अर्थ पे या ट्रॉपिक्स पे बैठे बैठे स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको पता ही गगनयान, बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में। गगन मतलब क्या होता है, आसमान, यान मतलब स्पेसक्राफ्ट जाने वाला, तो गगनयान मतलब
इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है प्रोग्राम। ये पहले 23 में प्रपोज था, फिर इसकी डेट बढ़ा के 24 कर दी, कुल लोग 25 में जाएगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें 3 क्रू मेंबर जाएंगे। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन इसरो एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हॉल। मतलब पहली बात तो इंडिया का इंडिजिनस स्पेस प्रोग्राम है, किसी और कंट्री का हमको कोलैबोरेशन नहीं है इसमें, ठीक है, जैसे निसार वगैरह में है। दूसरी बात क्या है कि जो इसरो है वो हाल के साथ में कोलैबोरेट कर रही है फॉर द मैन्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन। बस गगनयान के बारे में इतना ही, जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। मंगलयान 1 हो चुका है ऑलरेडी, वो रोवर था कि ऑब्जर्वेटरी के लिए था, जैसे मॉम था मंगल यान आपका मार्स ऑर्बिटरी मिशन, वो ऑर्बिट कर रहा है, उसने क्या बोलते हैं मार्स पे लैंड नहीं किया, लेकिन चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की है प्रॉपर। तो अंतर याद रखिएगा, जो मंगलयान मिशन था इट वाज फॉर ऑब्जर्वेशन, ये मार्शियन सरफेस के किनारे चक्कर काट रहा है, उसको स्टडी करने की फोटो खींच के कोशिश कर रहा है। अभी मार्स पे उतरना हमारे लिए संभव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसरोज एम्बिशियस सीक्वल टू इट सक्सेसफुल मार्स मिशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडिंग द सरफेस एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द मार्स, द ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, ये भी ऑर्बिटर रहेगा विद एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, मैग्नेटोमीटर एंड द रेडार। यानी ये भी ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है, लैंडर नहीं है, लैंड नहीं करेगा ये, ठीक है। फिर शुक्रयान, नाम ही से पता चलता है शुक्रयान, शुक्र मतलब होता है वीनस, ये भी ऑर्बिटर मिशन है। आप देखेंगे हम चंद्रमा तक तो लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्स की बात करें, जुपिटर की बात करें, या कोई वीनस वगैरह, या कोई जुपिटर और सैटर्न तो भी जा भी नहीं सकते, बहुत हमारा डिस्टेंस है। आसपास में मार्स वीनस यही तो सब पड़ते हैं हमारे, ठीक है। तो अब वीनस तक जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्स हमारे इधर पड़ता है तो वीनस इधर पड़ता है, फिर आपको पता ही मरकरी पड़ जाएगा, तो मरकरी तक तो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सन से अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। सन को स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 पहले डाल दिया। तो शुक्र यानी अपने आप में पहला वीनस का मिशन होगा, ये इंडिया का ही मिशन है, डेस्टाइन्ड टू ऑर्बिट वीनस फॉर 5 ईयर्स। फिर मैंने कहा ऑर्बिटर मिशन है क्योंकि आप लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, भी संभव नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। टू स्टडी द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, मार्किंग इंडिया फर्स्ट फोरे इनटू एक्सप्लोरिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि वीनस जो है सेकंड प्लैनेट। अब आपको वीनस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वीनस की क्या सैटेलाइट्स हैं। वीनस का जो रोटेटिंग ऑर्बिट है वो अर्थ के अपोजिट होता है या अर्थ के पैरेलल होता है, और वीनस को क्या अर्थ की ट्विन सैटेलाइट या समथिंग लाइक दैट बोलते हैं, ट्विन सिस्टर टाइप का कोई वर्ड यूज करते, तो वीनस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं कुछ सैटेलाइट्स हैं ऐसी, वैसे हम डिटेलिंग में सैटेलाइट्स पढ़ चुके हैं, लेकिन जो न्यूज़ में है, जैसे एक मेगा ट्रॉपिक्स है आपका, ये इसरो की फ्रांस के साथ में हमारा शायद कोलैबोरेशन था, ठीक है। इंडो फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विच वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2011 फॉर कैरिंग आउट द ट्रॉपिकल वेदर एंड द क्लाइमेटिक स्टडी। ये कुछ वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए इंडो फ्रांस का ज्वाइंट कोलैबोरेशन था इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, जो अक्टूबर 2011 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। अब तो डिकमीशन हो चुकी है, अब तो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो वही है, बस पड़ा हुआ था कि यहाँ सैटेलाइट्स हैं उसमें। The main objective of the mission is to understand the life cycle of convective system that influence the tropical weather and the climate and their role in the associated energy and the moisture budget, ठीक है। ये आपको साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करता है फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर साइकिल टू द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ये क्लाइमेट रिलेटेड वेदर सैटेलाइट टाइप की थी। फिर ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, उसके पेलोड्स क्या है इस पर नज़र मार लीजिए, माइक्रोवेव एनालिसिस है, डिटेक्शन ऑफ रेन है, रेनफॉल, मानसून प्रिडिक्शन, यही सब इसमें सब कुछ है, ह्यूमिडिटी वगैरह को वो करना, ठीक है। स्कैनर फॉर द रेडिएशन बजट, मतलब सनलाइट वगैरह आ रही है उसमें क्या रेडिएशन है, क्या चेंजेस हुए, ये सब देखना है। एरियो थर्मल फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ अ प्रोसेस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है पूछ ले कि रिसेंटली द टर्म एरियो थर्मल फ्रेगमेंटेशन वाज इन न्यूज़ विच रिलेटेड टू मेगा ट्रॉपिक सैटेलाइट, तो ये न्यूज़ में क्यों था। तो एरियो थर्मल फ्रेगमेंटेशन होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ हाई स्पीड एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर कॉजिंग इट टू ब्रेक अपार्ट अ फ्रैगमेंट। यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से ट्रैवल कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, ठीक है, आपको पता ही है किसी भी एटमॉस्फेयर में किसी भी चीज़ में बहुत तेजी से ट्रैवल करेंगे तो आग पकड़ लेगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही इंटेंस हीट होगी, प्रेशर होगा, उसकी वजह से वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो फ्रैगमेंट्स में बट जाएगा। आपको पता है मीटियर इम्पैक्ट वगैरह पे यही होता है, मीटियर शावर वगैरह यही होता है। तो इसी प्रोसेस को आप एरियो थर्मल फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एयर मतलब रिलेटेड टू एयर, थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट, और फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाना, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड द टेम्पो सैटेलाइट्स, इसका होता है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ द पॉल्यूशन, यानी कि ट्रोपोस्फियर में जो एमिशंस हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए और पॉल्यूशन रिलेटेड मॉनिटरिंग करने के लिए आप जो सैटेलाइट यूज़ करते हैं, मॉनिटर्स द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका। और ये कनाडा के ऑयल सैंड से लेके यूकैटन पेनिनसुला पे वो करते हैं ऑब्जर्वेशन। यूकैटन पेनिनसुला एक्जैक्टली कहाँ पड़ता है वैसे, अगर आप मैप उठा के देखें तो मैक्सिको साइड में, मतलब यूएस के नीचे मैक्सिको है, तो मैक्सिको का कैरिबियन सी की वजह से एक्सटेंशन निकला हुआ है, तो उसको आप यूकैटन पेनिनसुला कहते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्चुअल कॉन्स्टलेशन विद द साउथ एरियाज जियो स्टेशनरी एनवायरमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर जेम्स एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज अपकमिंग सैटेलाइट। तो बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट योर टेम्पो सैटेलाइट। देन कम्स अ वर्ड इन न्यूज़, एक वर्ड न्यूज़ में रहा था आपका फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है।
फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होते हैं? ये इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट। ये बर्स्ट वो नहीं है, ये तो एस्ट्रोसैट थी, ठीक है। इट डिटेक्टेड द ब्राइट सब सेकेंड एक्सरे बर्स्ट फ्रॉम अ न्यू एंड अ यूनिक न्यूट्रॉन स्टार विद द अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई न्यूट्रॉन स्टार वगैरह था, उससे एक्सरे बस्ट हुआ, तो उसको ये एस्ट्रोसैट ने ऑब्जर्व किया था। एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। फास्ट रेडियो बर्स्ट, दे आर द पावरफुल एंड ब्रीफ बर्स्ट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डीप स्पेस। तो क्वेश्चन अगर आता है कि जो आपके एफआरबी हैं यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ करते हैं, तो दे ओरिजिनेट समवेयर इन द डीप स्पेस, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल एंड ब्रीफ बर्स्ट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस। इनकी लास्टिंग जो होती है मिली सेकंड्स तक होती है, एंड दे आर रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द मिलियंस ऑफ द स्टार। मतलब स्टार सूर्य से भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स हैव प्रपोज्ड दैट मैग्नेट स्टार्स टाइप ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म्ड व्हेन द बाय द रेमिनिसेंस ऑफ द एक्सप्लोडिंग स्टार कुड बी प्रोबेबल ओरिजिन फॉर एफआरबीज। जिससे कहा कि एफआरबीज का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, आपका डीप स्पेस में हो रहा है, तो इसका प्रोबेबल कॉज क्या है, किस रीजन से ये आउटबर्स्ट जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसा कहा गया कुछ न्यूट्रॉन स्टार होते हैं जो कि आपको पता है एक्सप्लोडिंग स्टार से बनते हैं बाद में, तो वहीं से न्यूट्रॉन स्टार से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द मैग्नेटार्स इज कंपैरेटिवली slower than the other neutron stars. न्यूट्रॉन स्टार्स आर फॉर्म व्हेन द मैसिव स्टार कोलैप्सेस। जब भी कोई बड़ा स्टार कोलैप्स करता है तो आपको पता है न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन होती है, पहले ही पल्सर वसल में देख चुके हैं, ठीक है। बाकी सब वही है कि अ मैग्नेटार पोजेस अ मैग्नेटिक फील्ड, नाम में ही ये मैग्नेट लगा हुआ है, तो जो मैग्नेटार होता है इट पोजेस अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द अदर न्यूट्रॉन स्टार्स। फिर वही है, द कोलिजन कुड जनरेट द टू डिस्टिंक्ट सिग्नल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं स्पेस फैब्रिक में, और फास्ट रेडियो बस्ट होते हैं। यानी कि अगर किसी भी न्यूट्रॉन स्टार का कोलिजन होता है समथिंग लाइक दैट, तो दो तरह की चीज़ें जनरेट होती हैं, एक तो ग्रेविटेशनल वेव होती हैं और दूसरी आपकी एफआरबीज होती हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी छोड़ते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। उसके बाद में मैग्नेट स्टार के बारे में लिखा है कि होता क्या है मैग्नेटार। It is an exotic type of neutron star with the ultra powerful magnetic field. It is 1000 times stronger than the normal neutral star and a trillion times stronger than the Earth. वही है, मतलब मैग्नेट से रिलेटेड, मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, काइंड ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फिर आपका आता है पीएससी, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये बादल ही होंगे, बादल होंगे या स्पेस क्लाउड्स होंगे, ये देख लीजिए। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, तो एक चीज समझ आ गई, बादल हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, स्ट्रेटोस्फियर में लोकेटेड है, और किस रीजन में है, पोलर रीजन में। जैसे अगर ये अर्थ की ग्लोब, मतलब ये ग्लोब है, तो ये आपके पोल्स हो गए। और आपको पता है कि अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर है। तो जो स्ट्रेटोस्फियर वाला रीजन है वहां पे जो पाया जा रहा है वो ये, मतलब जो क्लाउड्स हैं वो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेटोस्फियर वाले जोन पे और पोलर रीजन्स पे। दे आर ऑल्सो नोन एज द नैक्रियस क्लाउड्स एंड द मदर ऑफ द पर्ल ड्यू टू देयर इरेडियंस। दे आर फॉर्म्ड इन वेरी कोल्ड कंडीशन। अब पोलर उस पे पाए जा रहे हैं तो कोल्ड कंडीशन में तो पाए जाएंगे, एंड विद इन दैट स्ट्रेटोस्फियर फार अबव द नॉर्मल क्लाउड्स। तो अगर पूछा जाए कि जो पीएससी है आपका बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, पोलर रीजन से एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पे बनते हैं ये, और स्ट्रेटोस्फियर में इनकी लोकेशन होती है। दीज क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर आइस पार्टिकल देन दोज फॉर्म ड्यूरिंग द कॉमन क्लाउड्स। यानी जो नॉर्मल बादल होते हैं उसमें एरोजोल वगैरह होते हैं, इसमें क्या होते हैं, आइस पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स हेल्प टू स्कैटर लाइट इन अ डिफरेंट वे विच गिव्स देम देयर यूनिक अपीयरेंस। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाई वाइटर ऑब्जेक्ट्स या समथिंग लाइक दैट, इसके लिए एक वर्ड एल्बिडो भी यूज होता है, तो देख लीजिएगा एल्बिडो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे शुरुआत करते हैं डिजीजेस की। सारे डिजीज हमको नहीं कवर करने, हमको करने जो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइंस एंड टेक से डील कर रहे हैं, ठीक है, और करंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कर रहे हैं, टर्म्स इन न्यूज़ से। तो वो डिजीज है जो रिसेंटली अभी कुछ 6 महीने 1 साल के अंदर न्यूज़ में रहे हैं। तो ये पहली स्लाइड है ये उसकी, ठीक है। तो अब जैसे पार्किंसन डिजीज होता है, यहाँ पे क्या बीमारी का नाम क्या हो वो पता होना चाहिए आपको, किस चीज़ से डील करता है, वेक्टर तो नहीं है, जूनोटिक तो नहीं है, बस उतना पता होना चाहिए, ठीक है। पार्किंसन डिजीज ये बार बार सुना होगा। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे उम्र के साथ ये खतरनाक होता चला जाता है, ठीक है। या इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये बढ़ती एज के साथ दिखने शुरू होते हैं, यंग एज पे नहीं होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दिखेंगे। तो प्रोग्रेसिव का मतलब ये है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब है इंपैक्टिंग योर न्यूरल सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी जो नसें, नर्वस सिस्टम में आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है। प्रोग्रेसिव है मतलब एज के साथ बढ़ता है। इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड द पार्ट्स of the body controlled by the nerves. It is a condition where a patient has a limited or no control over his movements and the body balance. यानी एक तरह का पैरालिसिस कह सकते हैं आप इसको, जो समय के साथ आने लगे, ठीक है। तो ये पार्किंसन बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। वही मैंने बताया, इंक्रीजेज विद द एज, एवरेज एज जो होती है 60 साल के बाद होती है, ठीक है। मेन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पता रखिए, मेन आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय पार्किंसन डिजीज देन द वुमेन। अगर एक फैक्ट आता है कि वुमेन आर मोर इंपैक्टेड बाय दिस डिजीज तो गलत हो जाएगा, मेन आर मोर इंपैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय
बाय द डीजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स। और ये होता क्यों है? ये किसी वेक्टर के चलते नहीं होता है, ये होता है जो आपके नर्व सेल्स होते हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, ठीक है, इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द सब्सटेंशिया निग्रा विच कंट्रोल्स द मूवमेंट। यानी आपके ब्रेन का पार्ट होता है सब्सटेंशिया निग्रा, उस पर इंपैक्ट होता है जिसकी वजह से आपके नर्व सेल्स डीजनरेट होने लगते हैं, जिसके चलते ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर आपको शुरू हो जाता है, ठीक है। These nerve cells die or become impaired, losing the ability to produce an important chemical called the dopamine। यानी कहीं ना कहीं इसका रिलेशन डोपामाइन से। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसको आप मूड एलिवेटर के रूप में जानते हैं, ठीक है। जब आप बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, आपको बहुत सेटिस्फैक्ट्री चीज, बहुत अच्छा कुछ खा लिया, बहुत सोल को सेटिस्फैक्शन मिल गया, हैप्पीनेस क्रिएट हुई, तब ये डोपामाइन हार्मोन जो होता है ये रिलीज होता है, और ये आपकी बॉडी की अच्छी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो डोपामाइन जो होता है ये सही से काम करेगा, आपकी बॉडी के बाकी चीजें काम करेंगी। तो डोपामाइन जो होता है इट ऑपरेट्स विद द अदर न्यूरोट्रांसमीटर टू हेल्प कोऑर्डिनेट द मिलियंस ऑफ द नर्व्स एंड द मसल्स इन्वॉल्विंग द मूवमेंट। यानी आपको कहते नहीं कोई आदमी बहुत परेशान रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, सोचता रहता है, तो उसको ऐसे न्यूरल डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं, डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, खुशी है नहीं कोई जीवन में, हमेशा नीरज जैसे पड़े हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए, सब कुछ हो रहा है, तो वो मेंटल कंडीशन तो इफेक्ट ही रहेगा, साथ साथ में ऐसे लोगों को स्ट्रोक पड़ जाता है, पैरालिसिस हो सकता है आगे चल के, क्योंकि उनके नर्व्स काम करना बंद कर रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं। तो पार्किंसन उससे काम करता है। एक न्यूज़ में रहा था माइटोचॉन्ड्रियल डिजीजेस। अब आपको पता है माइटोचॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। तो वो डिजीजेस जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेट करता है। माइटोचॉन्ड्रियल डिजीज आर द ग्रुप ऑफ द कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ द माइटोचॉन्ड्रिया वर्क्स इन योर बॉडी। They are the membrane bound cell organelles that generate most of the chemical energy needed to produce the power the cells biochemical reactions। आपको पता है ये सेल में कई सारे हिस्से होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें आपका एक पावर हाउस ऑफ सेल भी होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए जो डिजीजेज होते हैं उनको आप माइटोचॉन्ड्रियल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका फंक्शन क्या होता है? केमिकल एनर्जी को जनरेट करना, जिससे सेल्स जो होते हैं वो पावर होते रहते हैं, वो फंक्शन करते रहते हैं। तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द माइटोचॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP जिसको आप बोलते हैं। दे कैन अफेक्ट दी डिजीज कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी इंक्लूडिंग द सेल्स ऑफ ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, किडनीज, हार्ट, लीवर, आईज, ईयर्स एंड पेनक्रियास, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डिजीजेस होते हैं किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं, आपके स्पाइनल पार्ट को अफेक्ट करते हैं, आपके हाथ पैर को अफेक्ट करते हैं, ब्लड डिसऑर्डर है, तो क्या है ये? ब्रेन, नर्व्स, मसल, किडनी, हार्ट, लीवर, आईज, बेसिकली हर पार्ट को इम्पैक्ट कर देते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है, दे कॉज द प्राइमरी माइटोचॉन्ड्रियल डिजीजेस। ये जो विकार आपको ये जो समस्याएं होती हैं बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते होती हैं। म्यूटेशन क्या होते हैं? बेसिकली इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जब आपके बॉडी सेल्स में कुछ चेंजेस होने लगे, ठीक है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन कई चीज़ों की वजह से होते हैं, लिविंग लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। कई बार लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो रही है, खाने पीने की हैबिट चेंज हो रही हैं, और कई बार क्या होता है कि कई सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट हैं आपके आसपास में, वो आपकी बॉडी पे इंपैक्ट करने लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके सेल्स को चेंज करने लगते हैं। ये सब म्यूटेशन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें, तो जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं जो जीन्स में आ जाती हैं, मतलब जीन्स के द्वारा जो कैरी हो रही हैं, तो जेनेटिक म्यूटेशन दे आर कंसिडर्ड द प्राइम कॉज फॉर दीज डिजीजेस, ठीक है। और ऐसा माना जाता है दे यूजुअली हैपन बिफोर द एज ऑफ 20। जैसे पार्किंसन जो था वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर था, वो 60 साल के ऊपर देखने को मिलता है, और ये ज़्यादातर 20 साल से पहले ही शुरू हो जाता है, ठीक है। दे डिसफंक्शन ऑल्सो ऑकर्स व्हेन द माइटोचॉन्ड्रिया डजंट वर्क एज वेल बिकॉज ऑफ द अदर डिजीज। किसी और बीमारी के चलते भी ये सब बीमारियां होने लगती हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी माइटो भी बोलते हैं। फिर एक होता है आपका क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, CWD। कई बार ऐसे होते हैं ग्रुपिंग ऑफ डिजीजेस वगैरह में पूछ लेते हैं किस चीज़ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक का मतलब होता है बहुत लॉन्ग टर्म, लंबी, वेस्टिंग डिजीज, ठीक है। इन अ कंसर्निंग डेवलप साइंटिस्ट आर साउंडिंग द अलार्म अबाउट द पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड द क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, CWD, फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। अब आपको पता है जैसे भी जूनोटिक डिजीज होते हैं वो भी ऐसे वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस के कॉन्टैक्ट के चलते हुए हमें आने लगे हैं। तो क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज भी इसी तरह की एक कंडीशन है जो साइंटिस्ट अलार्म करें हमको कि हाँ ये आने वाले टाइम पे हमको हॉन्ट कर सकते हैं। देयर आल्सो नोन एज ए ज़ॉम्बी डियर डिजीज। इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द डियर एंड अदर सर्वाइट्स। ये हिरन वगैरह जो एंटीलॉप है उनको इंपैक्ट कर रहा है और वहाँ से हमको आ जाएगा, ठीक है। ज़ॉम्बी डियर डिजीज caused by the abnormal growth of a misfolded protein called a prion. They call the healthy brain proteins to become abnormal, leading to a range of symptoms. They can be contagious, transmitted freely among the cervid population. Basically ये हिरणों में पाया जाने वाला वेक्टर है जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे इंड्यूस हो जाएगा। मतलब बेसिकली एक तरह की जूनोटिक डिजीज ही है, ठीक है। It may be transmitted directly through the animal to animal contact, indirectly through the contact with the objects or environment, contaminated infectious material। मतलब कोई जानवर है, कोई भी इन्फेक्टेड स्पीसीज है, उसने किसी ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट किया, उससे आपका कॉन्टैक्ट हो गया, तो आपकी बॉडी में भी ये CWD होने की सीवियर पॉसिबिलिटी है। लेप्रोसी, ये बीमारी अभी नहीं बनी है लेकिन ये सडनली न्यूज़ में आ गई है, इसलिए आप इसको देख लीजिए। लेप्रोसी किसी से रिलेटेड करती है, इसको हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, एजाई और फंगस। ये बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। ये आपकी बेसिकली स्किन को, कोढ़ बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग, ये वही होता है, ठीक है। ये आपकी स्किन को इम्पैक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस
सिस्टम को, म्यूकल सरफेसेस को, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को और आइस को। ये मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बेसिकली स्किन को इम्पैक्ट करता है, स्किन पे इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, अर्लियर पहले इसका ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन एक MDT होती है, ये लिखा भी है, मल्टी ड्रग थेरेपी, इससे इसका ट्रीटमेंट है। और ये आपके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में भी आता है। ठीक है, ये आपको पहले बताया था NDT क्या होते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जाने वाले ऐसे डिजीज जिनको कई कारणों से नेग्लेक्ट कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली अब इन पे फोकस दिया जा रहा है, तो इनको बोलते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ठीक है, तो लेप्रोसी एक तरह का NTD होता है, इसका ट्रीटमेंट है MDT, एंड ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस कैन प्रिवेंट द डिसेबिलिटी। ठीक है, मोreover द पेशेंट स्टॉप ट्रांसमिटिंग, अच्छा ये याद रखिएगा कॉन्टेजियस होता है, एक दूसरे से फैलता भी है, तो ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको चलाती है। और इसने क्या किया है, इट डिक्लेयर लेप्रोसी अ रिपोर्टेबल डिजीज इन द स्टेट। किस स्टेट ने किया, उड़ीसा स्टेट ने, इसीलिए लेप्रोसी न्यूज़ में था, अभी पेपर में फ्लैश हुआ था ये कि उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर लेप्रोसी एज अ रिपोर्टेबल डिजीज इन द स्टेट, जिसकी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर कहीं पर आपको पता चलता है। गॉशर डिजीज, चिल्ड्रन इससे सफर करते हैं, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर लाइक गॉशर डिजीज आर फेसिंग अ ब्लीक फ्यूचर एज अ ट्रीटमेंट हैव बीन स्टॉप्ड ड्यू टू द एग्जॉशन ऑफ द वन टाइम सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अब तक इसी बीमारी पर ध्यान देती थी, अभी रिसेंटली कुछ फंड रिसोर्सेज क्रंच हुए होंगे, जो भी रीजन है उसकी वजह से उसने फंडिंग करनी बंद कर दी है। इस वजह से क्या हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, चिल्ड्रन से बेसिकली सफर करते हैं, इसीलिए वर्ड न्यूज़ में रहा था। इट इज एन इनहेरिटेड लाइजोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज दैट कॉजेज फैटी सब्सटेंसेस टू बिल्ड अप इन योर बॉडी, इन योर बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन। आपकी बोन मैरो के बारे में खास बात क्या, वहां पे क्या बनता है, RBC बनते हैं कि क्या बनता है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन, ठीक है, यहाँ पे कुछ फैटी सब्सटेंसेस का बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि आपके खाने पीने में यही सब ऑयली फैटी चीज़ें आती आ रही हैं इसके चलते हुए, तो ये उसकी वजह से डिजीज होता है। ये आपके बोन्स यानी कि हड्डियों को कमजोर करता है और आपके ऑर्गन्स का एनलार्जमेंट कर देता है। कई बार दोनों चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, एनलार्ज स्प्लीन हो जाता है, लीवर हो जाता है, आई मूवमेंट डिसऑर्डर हो जाते हैं और आंखों में येलो धब्बे पड़ जाते हैं। 3 टाइप के गॉशर डिजीज होते हैं। टाइप 1 होता है जो बेसिकली स्प्लीन, लीवर, ब्लड और बोन्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, टाइप 2 होता है वो 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है, उनमें हो जाता है, बेसिकली स्प्लीन रिलेटेड ही है। ठीक है, टाइप 3 जो होता है ये 10 साल से कम उम्र पे होता है। ठीक है, और ये न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। फिर वहीं से आता है, क्योंकि ये फैट रिलेटेड डिजीज है तो कोलेस्ट्रॉल वर्ड भी न्यूज़ में आ जाता है, ये भी न्यूज़ में रहा था। इट इज़ अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन ऑल द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन लीवर जो है ये कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नेचुरली रूप से पाया जाता है या बाहर से आता है, तो ह्यूमन लीवर जो है ये याद रखिए कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। और साथ ही साथ में आप कुछ फूड इंटेक जब करते हैं, जैसे कि मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, वहाँ से भी आप कोलेस्ट्रॉल को लेते हो। ठीक है, अब ये बॉडी के लिए जरूरी है या हमेशा ही खतरनाक है, तो नहीं, ह्यूमन बॉडी जो होती है इसको किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल थ्रू द ब्लड ऑन प्रोटीन्स कॉल्ड द लिपोप्रोटीन्स। आपके ब्लड में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, इनको लिपोप्रोटीन करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल उसमें ट्रेवल करता है। बस क्या है, इसकी एक्सेस जब हो जाती है तो ये ब्लड वेजल्स में कहते नहीं, जैसे कहते हैं नाली में कीचड़ जमा हो जाता है, तो पानी जैसे वाटर सप्लाई आ रही है आपकी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा वचड़ा हो गया तो पानी की सप्लाई वो होने लगती है, अब्रप्ट होने लगती है, रुकने लगती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल भी वही काम करता है। ठीक है, LDL होते हैं, HDL होते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। 2 टाइप के लिपोप्रोटीन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं। तो जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, दे मेक अप मोस्ट ऑफ द बॉडी कोलेस्ट्रॉल, सबसे ज्यादा संख्या में यही पाया जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और हाई लेवल ऑफ LD लीड्स टू द बिल्डअप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज। आपको पता है आपकी जो ब्लड वेजल होते हैं उसमें आर्टरीज और वेन दोनों चीजें होती है। आर्टरीज का काम क्या होता है कि जो आपका फ्रेश ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से लेके बॉडी के बाकी पार्ट्स तक कैरी करना। तो आर्टरीज आपकी बॉडी में अंदर की तरफ दबी होती है, थोड़ी मोटी मोटी, इनकी विथ ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। भाई हार्ट पंप कर रहा है ना बाकी बॉडी ऑर्गन्स में घूम। और वीन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, ठीक है, उसको बाकी बॉडी के बाकी ऑर्गन से लेके आपके दोबारा हार्ट तक वापस लाना, ताकि फिर से उसको ऑक्सीजन से रिचार्ज किया जा सके, दैट काइंड ऑफ द थिंग। ठीक है, तो अगर आपकी आर्टरीज में अंदर फैट जमा हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड की पंपिंग हो रही है वो रुकने लगेगी, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो आपको क्लॉगिंग हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता इसीलिए। तो LDL कोलेस्ट्रॉल समझ में आ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल से रिलेट करता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी में बिल्डअप करता है। HDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि दिस कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू योर लीवर। ठीक है, ये लीवर में ही कोलेस्ट्रॉल बन रहा है आपका। ठीक है, तो होता क्या, बॉडी के बाकी हिस्सों से वो लीवर में वापस ला रहा होता है, इसलिए इसको अच्छा बोलते हैं।
योर लीवर देन रिमूव्स द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी। आपके लीवर का काम क्या होता है, जो गंदा जितना भी कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है इसको हटा देना। तो HDL जो होता है आपके लिए अच्छा होता है, LDL आपके लिए कम होता है, खराब होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इफ यू आर हैविंग अ हाई LDL लेवल, दिस मीन्स यू हैव टू मच ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, इट मे फॉर्म द प्लेक, इट बिल्ड्स अप इन आर्टरीज, क्रिएटिंग अ कंडीशन कॉल्ड द आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये सब देख लीजिएगा। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज होते हैं, ठीक है, कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट रिलेटेड। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हैपेंस व्हेन द प्लेक बिल्ड्स अप इन द आर्टरीज ऑफ योर हार्ट। आपकी हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल या प्लेक बिल्डअप हो जाता है तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस क्रिएट होते हैं, जो आगे चल के आपको हार्ट अटैक दे सकते हैं। इट कॉजेज आर्टरीज टू बिकम हार्डेंड एंड नैरोड विच स्लोज डाउन द ब्लॉक्स द ब्लड फ्लोइंग टू योर हार्ट, कॉजिंग एंजीना। कई बार होता नहीं, सीने में दर्द होने लगता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई आपकी बाधित हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, एक वर्ड बार बार न्यूज में आता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, वो तो सब उसके बारे में था। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ कंज्यूम कर ले लगते हैं, एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कमरे में मच्छर उड़ रहा है, ठीक है, तो शुरुआत में पहले क्या होता था कि हम लोग कुछ भी, जैसे कि होता नहीं है कि मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करते थे, या फिर हम लोग वो यूज़ करते हैं ना, मॉर्टिन्स वगैरह होता है, ये सब लगाते हैं, तो पहले मच्छर मर जाते थे। आजकल मच्छर जो होते हैं उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, तो आप कुछ भी लगा दीजिए वो उसके ऊपर ही चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। आप मर जाएंगे, वो नहीं मरेगा, क्योंकि होता क्या, मच्छरों ने भी उस धुएं के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। आप किसी दवा को खाइए, कोई नई नई बीमारी मार्केट में आई, ठीक है, आपने 2-3 दवा खाई, वो ठीक हो गई, अब आपने क्या किया, दवा का कोर्स आधे में लेके छोड़ दिया। अब होगा कि अगली बार वही बीमारी, जब आपको कोई भी बैक्टीरियल बीमारी होगी, वायरल होगी, आपको इम्पैक्ट करेगी, आप वही जब एंटीबायोटिक लेना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं है वो दवा उस पर काम करे, क्योंकि ये जो अगला बैक्टीरिया या वायरस होता है ये भी अपने आप में इम्यूनिटी डेवलप करता है। Like you people are developing immunity toward diseases, the diseases are also developing certain kind of immunity towards the medicinal doses that are applied to them. तो अगर आप पूरा कोर्स करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन आधा अधूरा कोर्स करने की वजह से क्या हो जाता है, ये सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको सुपर बग्स भी बोलते हैं। दैट काइंड ऑफ द थिंग इज हैपनिंग। ये लिखा भी है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आर समटाइम्स रिफर्ड एज सुपर बग्स। ये वो बग्स होते हैं, मतलब ये वो बीमारियां होती हैं जिन्होंने विजय पा ली है आपकी दवाइयों पर। ठीक है, तो आप पे दवाइयां काम नहीं करेंगी। इस पर्टिकुलर चीज को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे बी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगस और एंटीवायरस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, इट इज अ नेचुरल फेनोमेना भी होता है, एज द बैक्टीरिया इवॉल्व मेकिंग ड्रग्स टू यूज टू ट्रीट इन्फेक्टिव, मेकिंग देम लेस इफेक्टिव। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको ब्रेक कर देना, तोड़ देना, आधा अधूरा कोर्स करके छोड़ देना। ठीक है, एक ये वर्ड न्यूज में रहा था, इंडिया सार्स CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टियम। तो ऑब्वियस सी बात है, क्लबिंग या ग्रुपिंग होगी। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहली चीज तो याद रखनी है, इंडिया का इंडिजिनस इफेक्ट है, विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR एंड ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये 54 लेबोरेटरीज का एक कंसोर्टियम है टू मॉनिटर द जेनोमिक वेरिएशंस इन द सार्स कोविड। आपको पता है जब ये आपका क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम्स आपके हुए थे, चाहे वो मर्स हो, चाहे वो सार्स हो, चाहे कोविड हो, ठीक है, तो इनके साथ, कोविड के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसने इतने वेरिएंट डेवलप कर लिए। आप इधर वैक्सीन बना रहे हैं, इसने नया वेरिएंट बना लिया। जैसे आपने देखा होगा कोविड पीरियड में क्या हो रहा था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, दुनिया भर के इसके वेरिएंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो उधर क्या होता था, अगला वैक्सीन बना रहा है, यहाँ पे नया वेरिएंट निकल गया, तो ये वैक्सीन क्या हो रही थी, नया वेरिएंट पे काम नहीं कर रही थी, ये परेशानी हो रही थी। तो इस लेवल पे जेनेटिक वेरिएशन हो रहा था इस वायरस में, उसको स्टडी करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने इंडिया सार्स CoV-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम बनाया। तो बस आपको ये याद रखना है किससे डील करने के लिए, सार्स CoV-2 से। ठीक है, इट इज फैसिलिटेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये दिल्ली में सेंटर्ड है, सेंट्रल सर्विलेंस यूनिट। ठीक है, और डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम वगैरह है। और ये ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका है आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का है, CSIR का है, ICMR का है। इतनी चीजों से जुड़ी हुई है। एनी चेंजेस टू द जेनेटिक कोड और द म्यूटेशन इन द वायरस कैन बी ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड द सीक्वेंसिंग ऑफ द सैंपल्स इन द लेबोरेटरी अंडर दिस। तो इसका काम सिर्फ यही है, जेनेटिक वेरिएशंस को मॉनिटर करना। एक वर्ड न्यूज में रहा था, मेडटेक मित्रा पोर्टल। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है दैट एम्स टू असिस्ट मेडिक इनोवेटर्स इन द क्लिनिकल इवैल्यूएशन, रेगुलेटरी फैसिलिटेशन एंड अपटेक ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये नाम ही में लिखा है कि मेडिटेक है, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी, मित्रा मतलब फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, आपको कोई चीज फैसिलिटेट कराने के बारे में, पोर्टल मतलब ऑनलाइन एक ऐप है। इट इज ऑनलाइन पोर्टल एमिंग टू असिस्ट द मेडटेक इनोवेटर्स, कोई भी ऐसा इनोवेटर जिसने कोई नई टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में डेवलप की है, इन क्लिनिकल इवैल्यूएशन, फैसिलिटेशन एंड अपटेक ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट। और इट इज कोऑर्डिनेटेड कोलैबोरेटली बाय द ICMR एंड द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इतना अपील इंपॉर्टेंट है, और ये नीति आयोग के अटल इनोवेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है,
It, along with the recent medical devices policy and the production link incentive, will together provide a boost to the medical device sector. ये बेसिकली क्या है, मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह में इम्प्रोवाइजेशन वगैरह की इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन न्यूज़ में रहा था, बस इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है। एज डिटर्मिनेशन टेक्निक्स, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। हुआ ये था कि जैसे मान के चलिए कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, ठीक है, अब हुआ मतलब ये न्यूज़ में इसलिए आया था एज डिटर्मिनेशन टेक्निक, क्योंकि एक लड़का था, मान लीजिए उसकी उम्र 16 से लेकर 18 के बीच में, बट एग्जैक्टली नहीं पता है, ठीक है। उस पर ये चार्ज लगा था कि उसने किसी माइनर लड़की के साथ में रेप या मोलेस्टेशन जैसा कोई असॉल्ट किया है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसको एज एडल्ट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और अगर 18 साल से कम है तो उसको एडोलेसेंट के रूप में देखेंगे, 16 साल से कम है तो चाइल्ड, जुवेनाइल, जो भी वर्ड लीगली यूज किए जाते हैं उस रूप में देखें, और सबके लिए सजाएं अलग अलग निर्धारित हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं होता है कि बच्चा कब पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेशन नहीं बना, तो हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा पैदा कब हुआ, कोई पेपर वर्क ही अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे डिटरमाइन करें किसी की एज क्या है, और एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। तो कुछ एज डिटर्मिनेशन टेक्निक होती हैं, कुछ बायोटेक का यूज़ करके हम लोग किसी की एज को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपको पता है हमको कोई पुरातत्व की कोई चीज़ मिल गई पुराने ज़माने की, तो उसकी डेटिंग हम कैसे करते हैं, कार्बन डेटिंग से करते हैं, ठीक है, रेडियो डेटिंग करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। तो वैसे ह्यूमंस की भी ये डिटरमाइन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसका यूज जो होता है फॉरेंसिक साइंस में ज़्यादा होता है। तो एक होता है ऑसिफिकेशन टेस्ट, बस आपको नाम पता होना चाहिए टेस्ट का कि हाँ ये एज डिटर्मिनेशन टेक्निक है, और बेसिकली डील किससे करती है। तो ऑसिफिकेशन बेसिकली आपको पता ही है, ये जो होता है कहीं ना कहीं बोन से रिलेट करती है, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन एंड द यूनियन ऑफ द एपिफाइसिस राउंडेड अबव द लॉन्ग बोन द बोन्स, यानी जो हड्डियों का आकार है उनके बीच में कैल्सिफिकेशन कितना हुआ। हड्डियों में पता है आपको कैल्शियम होता है, तो एज के साथ साथ कैल्शियम बढ़ता घटता रहेगा, तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हड्डियों में कितना कैल्शियम पाया गया है, ठीक है। और एंड द यूनियन ऑफ द एपिफाइसिस राउंडेड ऑफ द लॉन्ग बोन द बोन्स, पर्टिकुलरली लॉन्ग बोन्स सच एज द रेडियस एंड द उल्ना आर हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द एज। यानी करने का मतलब है आप अगले बंदे की हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ी बहुत, उसको आप बोलेंगे ऑसिफिकेशन टेस्ट। एक होता है विजडम टीथ, ठीक है। विजडम टीथ आपको पता ही है, जो पीछे दाढ़ के वो दांत होते हैं पीछे की तरफ के, ठीक है। तो द प्रेजेंस, एब्सेंस एंड द इरप्शन ऑफ द विजडम टीथ दे कैन बी यूज्ड एज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ये विजडम टीथ आते हैं, ठीक है। दे आर द थर्ड मोलर, दे आर द लास्ट टीथ टू इमर्ज इन द माउंटेन, सबसे बाद में निकलते हैं, जो कि लेट टीनेज ईयर्स या अर्ली अडल्टहुड पे निकलते हैं। तो अगर किसी के विजडम टीथ निकले ही नहीं है, अब हो सकता है बायोलॉजिकल रीजन को क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ लोग बुढ़े हो जाते नहीं निकल पाते उनके, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि किसी के निकलने लग गए हैं, तो ये तो नहीं कह सकता ना मेरी उम्र 6 साल है या 7 साल है, अडल्टहुड में ही आते हैं, तो वो भी डिटरमाइनिंग टेस्ट है, मतलब बोन्स और टीथ दोनों हो गए। फिर एक होता है एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक, इट मेजर्स द डीएनए मिथाइलेशन लेवल्स टू एस्टिमेट द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ द सब्जेक्ट। ये एक डीएनए मिथाइलेशन लेवल को चेक करता है, बस इतना ही आपको पता, मतलब ये नाम पता होना चाहिए। एपिजेनेटिक क्लॉक टेक्निक होता है, डीएनए मिथाइलेशन इज अ प्रोसेस इन विच मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड टू द डीएनए मॉलिक्यूल टू प्रमोट रीजन ऑफ अ जीन रिजल्टिंग इन द रिप्रेशन ऑफ द जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट। रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, मतलब एक टेक्निक थी ऑसिफिकेशन, दूसरी थी विजडम थी, तीसरी थी एपिजेनेटिक क्लॉक, और चौथी आपकी रेडियोग्राफिक टेक्निक। रेडियोग्राफिक टेक्निक क्या होती है, एक्स-रे एंड द सीटी स्कैन्स दे कैन बी यूज्ड टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ द बोन्स एज वेल एज लुक फॉर द साइंस ऑफ डिजनरेशन ऑफ द डिजीज। कोई बीमारी जिसका कितना डिजनरेशन हुआ वो देख सकते हैं, और मैच्योरिटी ऑफ बोन को देखते हो किसी की एज को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दैट वाज समथिंग अबाउट द एज डिटरमिनेशन टेक्निक। तो दैट वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स दैट वर रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, और ये बेसिकली दिसंबर और जनवरी तक का पीरियड कवर कर लेती है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स होंगे, इनको लेके हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू विद अवर लेक्चर्स।